Hello everyone and welcome to your another lecture, which is lecture 4 of the most comprehensive political science and international relations crash course, जहाँ पे हम quickly जो सबसे important topics हैं जिनकी सबसे ज़्यादा chances हैं of coming in your optional exam for 2023 उनको via question and answer जो है cover करा रहे हैं। अब आज का जो हफ्ता है इसके अंदर हमने IPT के 3 जो थिंकर थे, M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय, साथ ही में थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। ठीक है, तो आज के जो हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो ये 3 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो इनमें से जो 2 क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन विच इज विद रिगार्ड टू एग्जामिनिंग द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, 15 मार्कर आया था ये 2020 में। नेक्स्ट आप 2021 के अंदर आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर आया था दैट फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन इज की टू द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, explain. Last but not the least, we will be doing a very important question with respect to Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar, इनकी philosophy, इनके ideas, इनकी contribution काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, तो I would expect a question on Ambedkar, Dr. Ambedkar for sure this year, right? तो ये जो है ये तीसरा question है। Now importantly, हमारा अगले हफ्ते का जो schedule है इसके अंदर हमारा पेपर 1 पार्ट बी की फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन क्वेश्चंस जो है शुरू हो जाएंगे, राइट। सो आईजीपी जो है आप रिवाइज कर सकते हैं इन दिस फ्राइडे सैटरडे संडे का जो वीकेंड है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2020। नाउ दिस क्वेश्चन एट द फेस ऑफ इट, व्हाट डज द क्वेश्चन से? एग्जामिन द नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर। रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको कोई डिफिकल्ट स्कॉलर नहीं पूछा, कोई कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं कोट की जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपने पावर समझाना है। लेजिटिमेसी, हेजेमनी, अथॉरिटी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने यहाँ पे नहीं रखा है। बट अगर इस क्वेश्चन को हम करने बैठें तो this can prove to be a difficult question. In fact, sometimes the most simplest questions of UPSC turn out to be the most difficult ones. A 15 marker है ये question. Now the issue is कि ये question तो उन्होंने straight forward दे दिया, but the problem is कि जब हम power के बारे में पढ़ते हैं, we read about so many conceptions of power, so many meanings of power, so many ideas जिनके अंदर वेरिंग नेचर ऑफ पावर जो है उसकी बात की होती है। बिकॉज एज यू शैल नो, मच लाइक मेनी अदर कॉन्सेप्ट, लाइक एवरी अदर कॉन्सेप्ट इन पोलिटिकल थ्योरी इज एन इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। Why? Because there is no one accepted definition. There are multiple debates, there are multiple definitions depending on which school of thought you belong to, and power happens to be just one of those. So अगर मैंने meaning and nature of power समझाना है तो कौन से वाला समझाऊं? Because there are multiple meanings, there are multiple natures, right? Depending on the school of thought. तो अगर मैं एक एक enumerate करने बैठ गई तो ये तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, right? So that is why I say structure सीखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी जो इतना ब्रॉड क्वेश्चन है, हाउ डू आई इंश्योर दैट विद इन द वर्ड लिमिट एंड विद इन द टाइम लिमिट आई एम एबल टू कवर एज मेनी डाइवर्स कंपोनेंट्स ऑफ पावर एज आई एम केपेबल ऑफ, राइट। तो पहले तो किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? स्ट्रक्चर के अंदर हम पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? लाइक अ रादर जेनेरिक इंट्रोडक्शन जो होगी, दैट ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ पावर, राइट। और इसी के अंदर जो है हम सबसे पहली चीज यही आगे रख सकते हैं कि देखिए पावर का जो है कोई एक मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे इनफैक्ट आई वुड से दैट यू यूज स्टीवन लुक्स, बिकॉज स्टीवन लुक्स जो है एक अक्रॉस द बॉर्डर पूरा एक एनालिसिस करते हैं पावर का, एंड देन बेस्ड ऑन द डाइवर्स मीनिंग्स एंड नेचर ऑफ पावर उसके बेसिस पे एक होलिस्टिक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप स्टीवन लुक्स के कॉन्सेप्ट एंड वेरिड डायमेंशंस ऑफ पावर से जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो स्टीवन लुक्स जो है अपने पावर के ऊपर एनालिसिस जब वो करते हैं वो 3 फेसेस या 3 डायमेंशंस ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, एंड यू कैन यूज दोस 3 डायमेंशंस ऑफ पावर टू एल्यूसिडेट जो कि आपकी बॉडी में आएगा द वेरिंग नेचर एज वेल एज मीनिंग ऑफ पावर, राइट। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे पावर का मीनिंग डिफरेंशिएट होता जाएगा वैसे वैसे सिमिलरली उनकी नेचर भी फर्क होती रहेगी, राइट। तो अगर एक जगह पे द मीनिंग ऑफ पावर इज
पावर टू बी हेल्ड बाय से अ सिंगल अथॉरिटी जो कि कोअर्स कर सके रेस्ट ऑफ द मास को टू परफॉर्म अ सर्टेन वे, राइट। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ पावर जो है, मीनिंग और नेचर ऑफ पावर जो है वो एक साथ चल रही है, राइट। सो जिस तरह से एक स्कूल ऑफ थॉट डिफाइन करेगा पावर को, वो इम्पैक्ट करेगा नेचर ऑफ पावर ऑल्सो। देयरफॉर हम इन दोनों चीजों को जो है एक साथ लेके चल सकते हैं और लूक्स के फ्रेमवर्क के अंदर ही एल्यूसिडेट कर सकते हैं बेसिक मीनिंग्स एंड नेचर को। जब मैं आपको डिटेल्ड आंसर दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा किस तरह से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द 3 डायमेंशंस ऑफ पावर हम 3 डायमेंशंस को आगे एक्सप्लोर कर लेते हैं। द फर्स्ट कैन बी द पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग अप्रोच, दैट पावर का डेफिनेशन बेस्ड ऑन who enjoys political power, that is who is in charge of making the decisions, right, and किस तरह से। तो इसके अंदर आप मल्टीपल मीनिंग्स एंड नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट आपके हॉब्स के लेवियाथन वाली पावर, जहां पे पावर इज कंप्लीटली इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी। यू कैन मूव टुवर्ड्स एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, जहां पे पावर इज डिफाइंड एज having the decision of making certain, of ruling and making these decisions, जो कि किसके पास है, एक एलीट फ्यू के पास है, ठीक है। और कौन है ये एलीट, डिपेंड करता है। परेटो बोलते हैं ये वो है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है। मॉस्का बोलते हैं नहीं नहीं ये तो वो है जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। वहीं पे रॉबर्ट मिचेल्स बोलते हैं नहीं नहीं अरे ये तो वो है हमारा आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर कौन से लॉ कौन सी पॉलिसीज उनकी हो, कुछ जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में पूरी पावर आ जाती है। या फिर C.W. मिल्स जो कि क्रिटिसाइज करते हैं यूएस सोसाइटी को एंड बात करते हैं पावर एलीट जो कि एट द एंड ऑफ द डे पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग एंड पावर एंजॉय करते हैं इन यूएस सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो एक डेफिनेशन, एक मीनिंग एंड नेचर ऑफ पावर को हमने यहां देख लिया। नेक्स्ट कैन बी योर इकोनॉमिक, या इसको आप कोअर्सिव पावर भी बुला सकते हैं, एक्सप्लॉयटेटिव पावर भी बुला सकते हैं, एजेंडा सेटिंग की भी पावर बुला सकते हैं। दैट एक्चुअल में जो स्टेट है, राइट, वो एजेंडा सेट नहीं कर रहा, बल्कि कौन कर रहा है, ये मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर यहां पे आ गया। दैट इन फैक्ट इट इज द इकोनॉमिक पावर विच इज बीइंग हेल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, जिनके बेसिस पे स्टेट जो है एग्जीक्यूट कर रहा है। एक मिथ बनाया हुआ है ज्यूरिडिकल इक्वालिटी का कि हाँ जी लॉ के नाम पे आप सब इक्वल हैं, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में स्टेट इज द हैंडमेडन ऑफ द bourgeois. Last but not the least, you can talk about ideological power, ठीक है। आइडियोलॉजिकल या परसुएसिव पावर जिसको आप बोल सकते हैं, मैनिपुलेटिव पावर जिसको आप बोल सकते हैं, प्रेफरेंस सेटिंग जो है जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें अगेन 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ पावर आ सकती है। एक टॉक्ड अबाउट एज हेजेमोनिक पावर बाय ग्राम्स्की एंड सेकेंड बाय फूको, ठीक है। उनकी डिफ्यूज्ड कैपिलरी अप्रोच टू पावर विच इज प्रोडक्टिव इन नेचर, उसकी जो है यहाँ पे बात की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम 2-3 और थ्योरीज को करेंगे जब हम देखते हैं और किस तरह से उनको हमने जो है प्लेस करना है। तो फॉर एग्जांपल फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, अरेंट ऑन पावर, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, किस तरह से हम उनको प्लेस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज एकदम मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स टू कनेक्ट द पॉइंट एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स। कंक्लूजन के अंदर ऑब्वियसली वी कैन एंड विद द फैक्ट, देखिए पावर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन politics today, right, and in political science, but at the end of the day it continues to remain an essentially contested concept, and अभी भी कोई एक fixed nature, fixed meaning of power जो है निकल के नहीं आया है, बल्कि multiple ones है depending on what school of thought you adhere to, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं फर्स्टली बाय स्टीवन लूक्स की जो हमारी आइडिया ऑफ पावर है। अब स्टीवन लूक्स क्या कहते हैं कि देखिए मल्टीपल डिबेट्स चलती हैं विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग ऑफ पावर, एंड अपने उनका एक काम जो था रैडिकल व्यू, उसके अंदर वो 3 फेसेस या 3 डायमेंशंस या 3 टाइप्स ऑफ पावर की जो है बात करते हैं। वो बोलते हैं पहली टाइप ऑफ पावर तो वो होती है जिसके अंदर एबिलिटी आती है टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ डिसीजंस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब एक तरह से इसको पॉलिटिकल पावर भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट ये बोलते हैं वो पावर होती है जो एक नेक्स्ट मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ पावर हो गया द कैपेसिटी टू शेप पॉलिटिकल एजेंडा, राइट। पावर क्या हो गई, द कैपेसिटी टू शेप पॉलिटिकल एजेंडा, दैट मैं ये नहीं दिखाती कि मैं डिसीजंस बना रही हूं, बट एक्चुअल में मैं इस तरह से इन्फ्लुएंस करती हूं चीजों को दैट व्हाटएवर डिसीजंस आर मेड आर ऑलवेज मेड इन माय फेवर, ठीक है। तो ये जो है आपकी कंपैरिजन कर सकते हैं आप इकोनॉमिक या एक्सप्लॉयटेटिव फॉर्म ऑफ पावर से, जो कि हमारे मार्क्सिस्ट थ्योरी को बिलोंग करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग पीपल्स थॉट,
किस तरह से उनको मैनिपुलेट करके उनकी परसेप्शंस एंड प्रेफरेंसेस को, दैट हाउ दे लुक एट देमसेल्व्स, व्हाट चॉइसेस दे एंड अप मेकिंग, what kind of rulers and authorities they end up consenting towards. ये सब क्या है, आपकी preference shaping या जिसको हम बोलते हैं ideological form of power जो है हो गई. तो अब हमने ब्रीफ आइडिया भी दे दिया, ब्रीफ जो है आपको मीनिंग्स ऑफ पावर भी दिखा दिए. अब हम फटाफट चढ़ते हैं इनको एल्यूसिडेट करने की तरफ. ठीक है, तो वही सेम लुक्स के फ्रेमवर्क को ही हम आगे ले जाएंगे कि देखिए ये पॉलिटिकल पावर या डिसीजन मेकिंग पावर जिसकी हमने बात की थी, विच इज क्या पावर का मीनिंग, व्हाट डेफिनेशन ऑफ पावर, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ डिसीजंस. ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर जो है इसकी मल्टीपल वेरिएशंस मिलती हैं जो कि पावर की नेचर में भी रिफ्लेक्ट करती हैं. द फर्स्ट ऑब्वियसली इज द काइंड वेयर पावर जो है is in the hands of a single all-powerful authority which has been consented to via a contract by people or masses in general, जिस पे आ जाता है हमारा हॉब्स का लेवियाथन. Next we add another dimension to this political authority holding power which is via Locke's work, जहां पे एक और टर्म जो है अटैच हो जाता है with power which is that of legitimacy, जहां पे जो लोग हैं they consider the political authority to be legitimate and therefore very rightly enjoying the authority to make decisions. ठीक है, और इस टाइम पे पावर, when power combines with legitimacy, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है authority through the consent of the governed. And ये idea of authority जो है then comes to be further developed by Max Weber in his 3 ideal types. आपकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे कि ट्राइब्स एक्सेट्रा में एग्जिस्ट करती है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी जो कि एक सिंगल लीडर जो है वो होल्ड करता है ड्यू टू हिज करिज्मा, ड्यू टू द वाइड पॉपुलैरिटी एंजॉयज अमंग्स द पीपल, या फिर रैशनल लीगल अथॉरिटीज जो कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों से नहीं जुड़ी होती बल्कि एक स्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ी है जिसमें प्रॉपर हायरार्की है, प्रॉपर रूल्स टू बी फॉलोड है, जैसे कि हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं. देन अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, अनदर नेचर ऑफ पावर जो कि हमको पॉलिटिकल पावर के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज इन द एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, जहां पे एलिटिस्ट स्कॉलर्स लाइक परेटो, मॉस्का एंड मिचेल्स बिलीव दैट पावर रेस्ट्स नॉट इन अ सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी बट इन फैक्ट in a small oligarchy or in a small ruling group, a minority ruling group which is composed of an elite few. Now these elite few either may be intelligent or the talented ones, मे बी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के कारण जो है वो एलीट बन गए हैं या फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं. और यही आइडिया ऑफ पावर, दैट पावर इज नॉट हेल्ड बाय वन सिंगल अथॉरिटी बट इन फैक्ट बाय एन एलीट फ्यू, राइट, जिसको इनर सर्कल बुलाते हैं, यूएस का इनर सर्कल विच इज कंपोज्ड ऑफ पॉलिटिशियंस, मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स एज वेल एज द आपके इकोनॉमिक एलीट, द बिजनेसमैन एक्सेट्रा. ये आगे रखते हैं C.W. मिल्स इन हिज पावर एलीट थ्योरी. The next variance within this political form of power उसकी नेचर में आता है when we talk of pluralist theory of power, जहां पे वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या है, दैट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग जो है ना ही एक सिंगल अथॉरिटी बना रही है ना ही एक माइनॉरिटी बना रही है, बल्कि इट इज फॉर्मुलेटेड बाय अ नंबर ऑफ माइनॉरिटीज. नंबर ऑफ माइनॉरिटीज का क्या मतलब है, अ नंबर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स जो हैं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं विद टुडेज गवर्नमेंट या फिर स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे नेचर ऑफ पावर क्या है, यहाँ पे नेचर ऑफ पावर है डिस्पर्स्ड है और फ्रैगमेंटेड है amongst a number of these groups, and ये ग्रुप्स जो है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं लॉबिंग, बार्गेनिंग, कॉम्प्रोमाइज, इस सब के थ्रू. एंड इसके सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर निकल के आते हैं रॉबर्ट डाल, जो कि इस आइडिया के लिए क्या नाम देते हैं, पॉलीआर्की देते हैं. वहीं पे स्कॉलर्स लाइक चार्ल्स लिंडबॉम क्या कहते हैं, दैट समटाइम्स द नेचर ऑफ पावर इन सच पॉलीआर्की चेंजेस. व्हाई? बिकॉज समटाइम्स द पावर टू मेक डिसीजंस comes to be overwhelmingly exercised by a couple of groups which are richer, which are more powerful, जैसे कि यूएस एक्सेट्रा में देखा जा सकता है, से गन लॉबीज, बिजनेस लॉबीज, कॉर्पोरेट टेक लॉबीज द्वारा हुआ
asserting more control than other groups, and इसको हम क्या बुलाते हैं? deformed polyarchy बुलाते हैं. The next form of power, the next meaning of power जो कि हमने देखा था, which relates to agenda setting, अब उसके अंदर हम एक अलग nature of power देखते हैं, as defined by whom? As defined by Marxist scholars. यहाँ पे nature of power क्या है? यहाँ पे nature of power coercive है, एक्सप्लॉयटेटिव है. ठीक है, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग में हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के अंदर क्या होता है? दैट द सोसाइटी डेवलप्स थ्रू सेवरल मोड्स ऑफ production, and in these modes of production the society is always divided into two classes, the classes of haves and have-nots. Haves कौन है? These are those people who end up controlling the means of production, and on the other end have the have-nots who do not control, who do not own any means of production and therefore have to sell their labor. Now very importantly Marxists क्या कहते हैं? That when it comes to capitalism, ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट जो है निवेदिता मेनन वेरी इंपॉर्टेंटली इन द राजीव भार्गव बुक आगे रखती हैं. ये क्या कहते हैं कि मार्क्सिस्ट एनालिसिस में जो कैपिटलिज्म का मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शंस थे, चाहे फ्यूडलिज्म हो, चाहे वो स्लेवरी वाली सोसाइटी हो, उन सब से हटके है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन है, तो जो पावर है ओवर द वेज क्लास, ओवर द प्रोलेटेरिएट, वो कोई डायरेक्ट फोर्स के थ्रू नहीं हो रही कि उनको मार मार के कराया जा रहा है. जैसे स्लेव्स में तो ये होता था कि मास्टर्स उनको फोर्सफुली करा सकते थे. सिमिलरली फ्यूडल लॉर्ड्स भी अपने सर्व्स के ऊपर इस तरह से डायरेक्ट फोर्स असर्ट कर सकते थे. बट यहाँ पे पावर कैसे एक्सरसाइज की जाती है? through the help of state and law. So the superstructure, which is at the end of the day influenced completely by the economic base, जिसको वो handmaiden of the bourgeois बुलाते हैं. तो मेनन क्या कहती है कि मार्क्सिस्ट कहते हैं कि स्टेट एंड लॉ एक तरह से ये एक मिथ क्रिएट कर देते हैं ऑफ जुरिडिकल इक्वालिटी, है ना. हम बोलते हैं ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हमने सबको तो दे दिया, सब इक्वल सिटीजन हो, तो हम कैसे तुम्हारे बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? कर रहे हैं बिकॉज आखिरकार कौन आपको पैसे दे रहा है? सरकार को. कौन कैंपेनिंग के लिए पैसे दे रहा है? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ही तो दे रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी सरकार भी उन्हीं की जेबों में है. ठीक है, ये आइडिया जो है, ये नेचर ऑफ पावर एक्सप्लॉयटेटिव जो है, यहां पे निकल के आ जाती है. देन इज द आइडियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ पावर, जहां पे हमने डिस्कस किया कि लोगों की प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइस सब शेप करने की एबिलिटी को हम पावर बोल रहे हैं. अब इस तरह की पावर जो है, वेरी इंपॉर्टेंटली अगर इसकी नेचर की हम बात करें तो ये जो है क्या होती है, दो तरह से डिफाइन की जा सकती है. दो इसके अंदर वेरिएशंस निकल के आते हैं. ईदर कि स्ट्रक्चर्स जो है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर एक कंसेंट के थ्रू रूल करने की एबिलिटी लाना, उसको पावर बोल सकते हैं. या पावर एज अ प्रोडक्टिव फोर्स, जहां पे ये अपने सब्जेक्ट्स और उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइसेस, उनकी मेंटालिटी, उनकी आइडेंटिटी को शेप कर रही है, उसको भी हम पावर बोल सकते हैं. सो द अर्लियर वेरिएशन इज व्हाट वी कॉल एज हेजेमनी, जो कि बेसिकली एक कल्चरल सुप्रीमेसी ऑफ द रूलिंग क्लास को मेंटेन करके रखता है थ्रू स्ट्रक्चर्स ऑफ सिविल सोसाइटी. हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही देखा था क्वेश्चंस में, द क्वेश्चन डीलिंग विद ग्राम्स्की, जहां पे इंटेग्रल स्टेट को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था. वन दैट रूल्स, जो कि कोवर्जन के थ्रू करता है, एंड वन जो कि कंसेंट के थ्रू करता है. कोवर्जन के लिए तो पॉलिटिकल सोसाइटी एंड कंसेंट के लिए सिविल सोसाइटी. सो इंस्टीट्यूशंस लाइक एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मास मीडिया, रिलीजन, ये सब जो है इस हेजेमनी के नेचर की पावर को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव जो आपके माइकल फूको हैं, ठीक है, जिनका एक बहुत ही रैडिकल कंसेप्शन ऑफ पावर था. यहाँ पे वो नेचर ऑफ पावर को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यहाँ पे रादर देन पावर जस्ट बीइंग से विद द इकोनॉमिक क्लास, with one single political authority, with just the elite group, or with say pluralist multiple groups. यहाँ पे फूको क्या बोलते हैं कि देखिए जो पावर है ना, वो एक कैपिलरी की तरह है. तो जैसे ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, वैसे ही पावर की कोई एक सिंगल सोर्स, एक सिंगल लोकेशन नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी के अंदर जो है फ्लो कर रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक्चुअली कोई रिप्रेसिव या ऑप्रेसिव फॉर्म नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक प्रोडक्टिव फॉर्म है. अब प्रोडक्टिव फॉर्म का ये मतलब नहीं है कि तारीफें कर रहे हैं बहुत, ये क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं? आइडेंटिटी. सो द वे इन विच आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ, राइट. सो इफ आई एम सपोज टू डिफाइन माई सेल्फ, आई वुड से आई एम अ वुमन,
राइट, आई एम ए हेट्रोसेक्सुअल वुमन, राइट। सो अब ये आइडेंटिटी प्रोडक्शन में कौन कर रहा है, ये एक डिस्कोर्स जो कि मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, दैट जेंडर, सेक्सुअलिटी, everything has to be defined in terms of binary, either you're this or you're that, right? So ये जो एक मैं अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट कर रही हूँ, ये जो पीछे से डिस्कोर्स आ रहा है, ये पावर है। सिमिलरली ये आइडेंटिटी क्रिएशन, मेरी चॉइस, मेरी प्रेफरेंसेस, हर चीज को जो है शेप करता है। तो ये जो पावर ऑफ डिसिप्लिनिंग है, शेपिंग है, मैनिपुलेशन है, इसको करने में फूको जो है दो और कॉन्सेप्ट्स आगे रखते हैं, विच इज ए, पहले ऑफ गवर्नमेंटैलिटी एंड सेकेंडली ऑफ बायो पावर। ठीक है, तो गवर्नमेंटैलिटी की किस तरह से ये जो पूरे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंटैलिटी है, जहां थ्रू वेरियस स्ट्रक्चर्स, प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट जो है शेप करती है इन द वे दैट सब्जेक्ट कम टू बी फॉर्म्ड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हम जो है किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने आप को, किस तरह से रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर किस तरह से गवर्नमेंट हमको जो है कैटेगराइज कर देती है दैट दीज आर गुड सिटीजंस बिकॉज दे फॉलो रूल्स, दे डू दिस, दे डू दैट, दीज पीपल आर डेविएंट्स, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रूल तोड़ रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, ये डेविएंट्स है, ये गलत लोग हैं। साथ ही में एक और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विच इज बायो पावर, इन द वे दैट आवर बॉडीज ओनली कम टू बी शेप्ड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल निवेदिता मेनन व्हेन शी टॉक्स ऑफ बायो पावर, शी सेज कि किस तरह से द मोमेंट वी आर बॉर्न क्या मिल जाता है हमको, बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें लिखा होता है बॉय हुआ है, गर्ल हुआ है, राइट, बाय अ वेरी प्रिलिमिनरी ग्लांसिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहां पे a child does not fit any of the binaries, right? तो हमने अब क्या कर दिया है, ह्यूमन बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट, ह्यूमन बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, हर चीज के अंदर इतनी वेरिएशन होती है। सो देयर इज नो, एक जो वुमन और मैन है ना वो आइडियल टाइप है, देयर इज नो परफेक्ट वुमन, देयर इज नो परफेक्ट मैन, राइट, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस हो सकते हैं, बट हमने क्या इस तरह के आइडियल टाइप्स बना दिए, और ये क्या है, ये बायो पावर है। सिमिलरली द आइडिया दैट यू आर मेंटली फिट, यू आर मेंटली अनफिट, साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यही करते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, बायो पावर ऑपरेट हो रही होती है, और आपके अंदर एक सब्जेक्टिविटी, एक आइडेंटिटी, एक मीनिंग जो है क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ये एक आपका आइडियोलॉजिकल या परसुएसिव फॉर्म ऑफ पावर हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज पावर्स देयर आर आल्सो सम अदर फॉर्म ऑफ पावर्स जो कि इन लूक्स के डायमेंशंस के अंदर जो है फिट नहीं आती है। द फर्स्ट इज व्हाट वी कॉल इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पावर। अब इस स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पावर में बहुत सारी पावर्स की जो है वो फिट आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स की बात की है, जो सिमोन दे beauvoir बात करते हैं सेकंड सेक्स में, आयरिस मैरियन यंग बात करते हैं कि जहां पे सोसाइटी इज परवेडेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पेट्रियार्की, जो कि एक ओवरआर्चिंग सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेंस है जो कि हर लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। तो इकोनॉमी में ग्लास सीलिंग होगी, पॉलिटिकल लेवल पे जो है सरपंच पति एग्जिस्ट करते हैं, कल्चरली जो है विमेन आर सीन एज द द वीकर सेक्स, राइट। तो ये जो पेट्रियार्की है ये एक पूरा स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो कि एट ऑल लेवल्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, दैट इज विमेन को ऑप्रेस करता है। इसी स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ पावर में इनफैक्ट आप कास्टिज्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, रेसिज्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ पावर है। इसके अलावा एक और हटके डेफिनेशन जो कि आती है ऑफ पावर, दैट इज बाय हैना अरेंट, हु व्यूज power as the capacity to act in concert, the capacity of citizens to act together for public political purposes, जिसको वो definition and nature, true nature of power मानती है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट वी हैव लुक्ड एट मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ पावर एंड मल्टीपल नेचर ऑफ पावर। कंक्लूजन, एक सिंपल कंक्लूजन के साथ एंड कीजिए कि देखिए पावर जो है आज भी एसेंशियली कंटेस्टेड रहती है और इसके आज भी मल्टीपल मीनिंग्स है एंड पर्सपेक्टिव्स है डिपेंडिंग आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट पे बिलोंग करते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दीज डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, one thing that can be agreed to is that power happens to be the core concept जिसके बेसिस पे आज हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिटेड वर्ड्स में एंड एक अच्छे फ्रेमवर्क के अंदर आपका पूरा आंसर खत्म हो गया, राइट। बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट टू लेट यू नो, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्री क्रैश कोर्स देयर इज आल्सो द टॉपर टेस्ट सीरीज एंड गाइडेंस प्रोग्राम दैट वी आर रनिंग, जहां पे यू विल बी गेटिंग January
2022 ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ताकि आप फटाफट उनको बिफोर द पेपर जो है यू कैन गो थ्रू देम एंड रिवाइज देम। साथ ही में यहाँ पे जो है 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, 4 HLTs होंगे और 6 FLTs होंगे। डिटेल्ड फीडबैक होगा, मॉडल आंसर्स होंगे, वीडियो सोल्यूशंस होगा, फोकस ग्रुप होगा। तो बेसिकली अगर आपके कुछ डाउट्स एक्सेट्रा आ रहे हैं तो टेलीग्राम पे वो बना दिया जाएगा, यू कैन कम एंड यू कैन हैव अ चैट अबाउट दैट, राइट। सो ये सब चीजें जो है यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी एंड दिस इज अवेलेबल एट ₹6,999। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर या हमारी वेबसाइट पे जाके जो है आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट आ जाते हैं जो कि 2021 में आया था। क्या क्वेश्चन है? फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन इज की टू द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करना शुरू कर देंगे? डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली ये बोल रहा है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है। डेफिनेशन नहीं मांग रहा है आपको, क्या होती है वो नहीं मांग रहा है आपको बस ये पूछ रहा है कि ये जरूरी क्यों है, क्यों डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए डेलिबरेशन जरूरी है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। तो एक बार जब आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर का स्ट्रक्चर एंड आंसर भी बढ़िया बना देंगे। तो किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए? सबसे पहले तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी क्या होती है, ये तो बोले फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन से जो है डेमोक्रेसी की फाउंडेशन स्ट्रेंथन हो जाएंगी। सो सबसे पहले हमने बात करनी कि डेमोक्रेसी आखिरकार होती क्या है। देन वी मूव टूवर्ड्स कि फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, राइट। सो मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर एंड देन उन पॉइंट्स के अंडर आप जो है वेरियस स्कॉलर्स के जो थॉट हैं विद रिस्पेक्ट टू डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को कर्टेल करने के लिए, प्लूरलिज्म को बढ़ाने के लिए, सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी की तरह, तो ये मल्टीपल पॉइंट्स जो हैं आपके आ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिकल एनालिसिस दैट व्हाइल यस डेलिबरेशन इज जरूरी but there are also certain hindrances that we face towards when having free and fair deliberation in a democracy। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। सबसे पहले ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अब सार्तोरी डिफाइन करते हैं क्या? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे किसी के पास भी अनलिमिटेड या अनकंडीशनल पावर नहीं है। Basically, there is the idea of responsibility and accountability as well as a limited government जो कि inbuilt होता है into the concept of democracy. Very importantly, there are also certain ends associated with democracy. सिर्फ procedural form नहीं है बल्कि एक substantive form of democracy किसकी तरफ aspire करता है? Into ensuring human dignity and equality. दो सबसे बड़े aspirations of substantive democracy. Now we come to the idea that why is it that free and fair deliberation जरूरी है अगर हमें एक robust, एक healthy democracy चाहिए। So the first point we talk about is to curtail mobocracy or to curtail tyranny of majority। अब deliberative democracy आखिरकार क्या होती है? हम कहते हैं जब भी deliberation होती है किसी democracy में, ये underline करती है कि political decisions जो है फेयर एंड रीजनेबल डिस्कशन के थ्रू होनी चाहिए, शुड नॉट बी सुपर इम्पोज्ड by someone else. And in fact, one of the greatest examples of this comes in the form of Aristotle की पॉलिस, जहां पे सिटीजन्स जो है एक्टिवली एक दूसरे के साथ डेलिबरेट डिबेट करते हैं टू कम टू डिसीजंस, एंड दिस एक्टिव डेलिबरेशन इज सीन एज अ वे ऑफ इंश्योरिंग कि टिरनी ऑफ मेजॉरिटी जो है बिल्कुल अकर नहीं करती। इनफैक्ट यहां पे जो है आप जेएस मिल को भी कोट कर सकते हैं, जहां पे मिल के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना जो है बहुत जरूरी है, ताकि हर किसी की छोटी से छोटी माइनॉरिटी की व्यूज जो है रिफ्लेक्ट की जा सके। ठीक है, तो यहां पे आप ये जेएस मिल का भी व्यू पॉइंट जो है इन कर्बिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी के अंदर ऐड कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एरिस्टोटल। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन इज इंपॉर्टेंट इज टू रिस्पेक्ट प्लूरलिज्म। दैट बेसिकली जब भी डेलिबरेशन होती है, फ्री एंड फेयर डिस्कशन होती है, व्हाट हैपेंस इज
दैट रादर देन एग्रीगेट मेजॉरिटी गेटिंग द बेस्ट, एग्रीगेट मेजॉरिटी किसने आगे लिखा था? यूटिलिटेरियन थ्योरिस्ट लाइक बेंथम ने, कि जो मेजर चंक ने बोल दिया वो डन, जो डाइवर्स व्यूज एंड ओपिनियंस है दे गेट कंप्लीटली रेलीगेटेड टू द साइडलाइंस। यहां पे भी आपके जेएस मिल इन्वोक किए जा सकते हैं कि प्लूरलिज्म की रिस्पेक्ट कैसे होगी? जब डेलिब्रेशन अलाउड होगी, जब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अपने व्यू पॉइंट्स जो है आगे रख सकते हैं, तो इसके बेसिस पे क्या होगा? विद द कमिंग इन ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस यू एंड अप रिस्पेक्टिंग प्लूरलिज्म एज वेल, which strengthens democracy. Then very importantly, this deliberation is also a source of legitimacy. Joshua Cohen अब यहाँ पे एक बहुत important point रखते हैं that the citizens are involved in deliberative processes and procedure, वो देखते हैं ऐसे procedure को as being a legitimate way of getting a law in place. ठीक है, एंड साथ ही में इसमें क्या होता है? इससे मेंबर्स के अंदर एक दूसरे के ओपिनियन के लिए जो है रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट का ये एग्जांपल दे सकते हैं कि जब कोई लॉ इज रश थ्रू often its legitimacy is questioned. So you can give the example of the farm laws, right? That farm laws, a lot of scholars might say कि वो पूरे बुरे नहीं थे, उनके अंदर कुछ शायद progressive element भी था, but one of the main issues with farm laws was that there was no adequate deliberation on it, which is why those laws were not considered legitimate and which is why there was so much protest against them also. ठीक है, तो ये इस तरह का आप वहां पे एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। Then very importantly, removal of inequalities के लिए जरूरी है। जब भी एक प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन होता है, एक इक्वल प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन जो है बहुत जरूरी होता है वहां पे। एंड यहां पे आप नैन्सी फ्रेजर को कोट कर सकते हैं, वो टॉक्स ऑफ काउंटर रिपब्लिक्स। यहां पे वो क्या कहती हैं? एक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के अंदर ट्रूली इक्वल बनाने के लिए, बिकॉज किसी भी डेमोक्रेसी में हमने क्या बोला? इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी जो है बहुत जरूरी है। तो ये इक्वालिटी कब होगी? जब इवन द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी आइडियाज, अपनी ओपिनियंस को जो है आगे रख पाए। एंड दैट इज वाई अ थ्राइविंग सिविल सोसाइटी इज वेरी नेसेसरी, राइट? तो अगेन आप एग्जांपल दे सकते हैं दैट हैविंग ट्राइबल ग्रुप्स एंड एनजीओज, इंडिजिनस पॉपुलेशन के, लोअर कास्ट दलित्स के, राइट? इस तरह के ग्रुप्स इन द सिविल सोसाइटी व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेट, इट मे बी सीन दैट दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फाइनली प्रेजेंट देयर व्यू एंड इंश्योर कि जो इनइक्वालिटीज डेलिबरेटिव प्रोसेस में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि डेमोक्रेसी को इंपैक्ट करती है, वो रिड्यूस की जा सके। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, फ्री एंड फेयर डेलिबरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये डिटर करता है राइज ऑफ टोटलिटेरियन रेजिम्स को। यहाँ पे आप हैना अरेंट को कोट कर सकते हैं, वाज अगेन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, दैट बेसिकली व्हेन पीपल आर डेलिबरेटिंग, एक्टिवली डेलिबरेटिंग थ्रू विद ईच अदर वाया द एक्ट ऑफ स्पीच, तो क्या होता है? पब्लिक स्फेयर हमेशा एक्टिव रहता है और नजर रख सकता है ऑन द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जैसे कि उन्होंने विटनेस किया था, बी इट नाजिज्म इन जर्मनी, fascism in Italy or Stalinism in USSR. Then very importantly, free and fair deliberation is also important for democracy because ये mutual understanding and agreement को बढ़ाता है। अब यहाँ पे आप ह्यूरहेन हेबरमास की जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसको लेके आ सकते हैं। वो बुलाते हैं इसको क्या? द डिस्कोर्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं? दैट रादर देन जस्ट लुकिंग एट माय इंटरेस्ट और माय सेल्फिश गोल्स, बाय टॉकिंग टू वन अनदर आई कैन अराइव एट अ म्यूचुअल अग्रीमेंट व्हिच लुक्स एट द कॉमन गुड rather than the selfish good. So one of the ways in which democracy remains healthy is if democracy is geared towards the common good, the public good, and that is why free and fair deliberation जो है इसके लिए भी important है, क्योंकि इसके थ्रू वो mutual agreement के थ्रू public good के cause को जो है serve कर सकती है। However, now कंक्लूडिंग पार्ट आ गया, हमने ये सारे पॉइंट्स बता दिए कि क्यों फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। नाउ वी कम टू द क्रिटिकल एनालिसिस इन द कंक्लूडिंग पार्ट, राइट? कि ठीक है, फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट फाउंडेशंस ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी, बट डेलिब्रेशन के रिगार्डिंग जो है फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन इंश्योर करने के लिए कुछ हर्डल्स भी हम फेस करते हैं। क्या? जो पहला मेजर क्रिटिसिज्म आता है फ्री एंड फेयर डेलिब्रेशन के अगेंस्ट इज कि ये गारंटी नहीं कर पाता इक्वालिटी ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। इनफैक्ट लिंड सैंडर्स यही बात करते हैं अगेंस्ट डेलिब्रेशन कि एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। व्हाई? बिकॉज इनबिल्ट है प्रिविलेज एंड पावर इन द सोसाइटी, राइट? सो फॉर एग्जांपल सर्टेन ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ
political power, economic power, might be able to basically hijack the conversation and the deliberation and not allow weaker groups, right, जो marginalized society के groups हैं, to really enter the deliberation process as well. Another major concern with respect to free and fair deliberation जो कि आता है कि citizens के अंदर ही capacity नहीं है to engage in intelligent and respectful debate. Why? Because हम echo chambers में बंटे हुए हैं, right? हम Twitter पे देखते हैं तो हम बात कर सकते हैं Twitter की जो मोबोक्रेसी आजकल चल रही है, right? तो ये बहुत important है. Then very importantly, deliberation के लिए होने के लिए कुछ फाउंडेशनल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, कि फ्री एंड इक्वल डिस्कशन हो, लोग जो है अपने आप को एडुकेट करें, उनको पता हो कि आखिरकार मुद्दा क्या है, राइट. ये कंडीशंस के बिना डेलिब्रेशन ढंग से हो ही नहीं सकती. एंड जब तक किसी सोसाइटी में ये कंडीशंस नहीं एग्जिस्ट होंगी, वी कैन नॉट से दैट डेलिब्रेशन इज फ्री एंड फेयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिक्स ऑल्सो चैलेंज कि ये जो डेलिब्रेशन एंड डेमोक्रेसी है ये फेल कर देती है टू बी पार्टिसिपेटरी एज वेल. Why? Because various scholars like Maltz argue that there is a tendency amongst people to associate themselves with like-minded groups. So rather than engaging with diverse opinions, हम echo chambers या जिनको political networks बोलते हैं उनमें ही फंस के रह जाते हैं, जहाँ पे इन पॉलिटिकल नेटवर्क्स या लाइक माइंडेड ग्रुप्स में रहने से हमारे व्यूज और स्ट्रिंजेंट और कट्टर हो जाते हैं एंड वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू द अदर पर्सन. आफ्टर दिस क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आपका हो गया आंसर खत्म एंड दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड आंसर देन. ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एग्जामिन अंबेडकर एज अ थ्योरिस्ट ऑफ रैडिकल रिपब्लिकनिज्म. 10 मार्कर है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है. हाउएवर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग आते हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. रिपब्लिकनिज्म आखिरकार क्या है? रिपब्लिक होना. अब बहुत लोग बोलेंगे कि रिपब्लिक का तो मतलब होता है इलेक्टेड हेड. रिपब्लिक का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि इलेक्टेड हेड हो, बल्कि क्या मतलब होता है कि हम एक पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कम्युनिटी है जहां पे हर कोई इक्वल है, हर किसी के पास इक्वल अधिकार है अपनी कंट्री की गवर्नमेंट और उसके हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने का एंड एंगेज करने का इन हाउ द इंटायर पॉलिटिकल कम्युनिटी और स्टेट वर्क्स. ये क्या है? ये है आपका रिपब्लिकनिज्म का ट्रू आइडिया. अब ऑब्वियसली हम अंबेडकर जी को इससे रिलेट कर सकते हैं बिकॉज अंबेडकर जी का आइडिया ही क्या था? एक ट्रू रिपब्लिक क्रिएट करने का. और एक ट्रू रिपब्लिक कब क्रिएट होगा? जब उसके अंदर ना ही सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है बल्कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो भी एंश्योर्ड है. तो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अंबेडकर जी को, देन यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म और अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिकनिज्म और व्हाट इज अ रिपब्लिक. देन बॉडी के अंदर अंबेडकर जी जब बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर व्हेन ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ रैडिकल, अगर हम उनको एज अ स्कॉलर और एज अ थ्योरिस्ट और एज अ सपोर्टर ऑफ रैडिकल रिपब्लिकनिज्म देख रहे हैं, तो उनके जो रैडिकल रिपब्लिकन थॉट्स थे उनके सोर्सेज क्या थे, कहाँ से उन्होंने ये आइडियाज जो है इंस्पायर हुए वो. देन नेक्स्ट उनके कौन से आइडियाज है, कौन से कॉन्सेप्ट्स है जो कि इस रैडिकल रिपब्लिकनिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी कैन टॉक ऑफ द कंटेम्पररी रेलेवेंस ऑफ अंबेडकर्स रैडिकल रिपब्लिकन थॉट एंड किस तरह से आज भी वो इंडिया के लिए जरूरी है. नाउ एट द वेरी आउटसेट वी कैन स्टार्ट विद अ स्कॉलरली डेफिनेशन, राइट, अ स्कॉलरली एनालिसिस ऑफ रोल ऑफ अंबेडकर, जिस तरह की पोजीशन वो एंजॉय करते हैं इंडियन पॉलिटिकल एंड एक पूरे थॉट सिस्टम में. सो अप्पा दुराई जो है बुलाते हैं अंबेडकर को क्या? वो कहते हैं ये इंडिया के फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है, एक डिस्टिंग्विश पार्लियामेंटेरियन है, स्कॉलर है, ज्यूरिस्ट है एंड सबसे ऊपर लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस. इनफैक्ट यहाँ पे योगेंद्र यादव जी का एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. उन्होंने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था प्रिंट में, राइट, जिसके अंदर उन्होंने रैडिकल रिपब्लिकनिज्म की नोशन को जो है एक्सप्लोर किया. योगेंद्र यादव अब बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो है इज अ थ्योरिस्ट ऑफ रैडिकल रिपब्लिकनिज्म एंड अ स्कॉलर जो कि गाइड कर सकते हैं हमें इन द क्रिएशन ऑफ इंडिया एज एन इक्विटेबल रिपब्लिक विच इज स्टिल अ प्रोसेस जो कि अभी ऑनगोइंग है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली रिपब्लिकनिज्म या रैडिकल रिपब्लिकनिज्म हो क्या सकता है? अब यहाँ पे स्टुअर्ट वाइट जो है बात करते हैं कि रैडिकल रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्शन जो है वो फ्रीडम के साथ जुड़ा है. और ये क्या कहता है? ये रिजेक्ट करता है ऑल काइंड्स ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को जो कि किसी भी तरह से सबऑर्डिनेट करते हैं सिटीजन्स को बाय एनी फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड, irresponsible, unaccountable power.
तो दिस पावर मे बी से इन द फॉर्म ऑफ कास्टिज्म, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रियार्की, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, ऑल ऑफ विच अंबेडकर फॉट अगेंस्ट। ठीक है, तो उन्होंने एनहाइलेशन ऑफ कास्ट के अंदर कास्टिज्म का विरोध किया। हिंदू एंड शूद्र विमेन के अंदर जो है उन्होंने विमेन एंड द वे इन विच विमेन आर डोमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड इन द सोसाइटी, उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने आगे अपना व्यू रखा था। ना वेरी इंपॉर्टेंटली हमें समझ में आ गया कि ठीक है, अंबेडकर इन सारे फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम एंड इस सारे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन के अगेंस्ट खड़े हुए थे, बट उनकी जो रिपब्लिकन थॉट था वो कहाँ से निकल के आया, क्या सोर्स था। ना वेरी इंपॉर्टेंटली योगेंद्र यादव यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं दैट अंबेडकर का जो रिपब्लिकनिज्म था उसके दो सोर्सेस थे, वन जो कि इंडिजिनियस इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आता है एंड वन जो कि इंस्पायर्ड था बाय द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सो व्हेन वी लुक एट द इंडिजिनियस सोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंटली ये सब ऑल्टर्न स्कूल जो है उनके लीडर्स एंड स्कॉलर्स जो है मेनली इसके अंदर डोमिनेट करते हैं, एंड फॉरमोस्ट अमंग्स देम इज बुद्ध, राइट। तो अंबेडकर जी मानते हैं दैट वन ऑफ द अर्लीस्ट नोशंस ऑफ रिपब्लिकनिज्म इन इंडिया वो बुद्धिस्ट थॉट के साथ जो है जुड़ा है। ठीक है, तो वो इंडियन इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी जो है देखते हैं, स्टार्टिंग विद बुद्ध एंड देन ऑब्वियसली और जो सोशल रिफॉर्मिस्ट एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स थे उनके थॉट को भी, पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, ईवीएस पेरियार, इन सब के जो थॉट प्रोसेस हैं इनके आइडियाज से वो अपने रिपब्लिकन के आइडियाज के लिए इंस्पायर होते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशन से भी जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे अंबेडकर जी, तभी ही वॉज अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ही वॉज अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ सेंट्रल constitutional democracy as well as against Gandhi's idea of this decentralized पंचायती रिपब्लिक्स जिसको वो सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो आप गांधी जी के साथ भी जो है ना उनका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं टू रियली ब्रिंग अबाउट कि कितना बड़ा चेंज था इन हिज वर्जन ऑफ रिपब्लिकनिज्म एंड इन गांधीज ग्रास रूट स्वराज्य लेड रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, अब सेकेंड जो सोर्स है वो कौन सा है, सेकेंड सोर्स आपका वेरी इंपॉर्टेंटली आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न ट्रेडिशन, पर्टिकुलरली जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये बोलते हैं ये जो तीन पॉलिटिकल ट्रियाड है, one divorced from the other two will always be insufficient and all three of them are required together to create foundations of a political, social and economic democracy, and इन तीनों के साथ ही हम एक ट्रू रिपब्लिक जो है बना सकते हैं। इनफैक्ट हम फ्रेटर्निटी का आइडिया जो है उसको भी अंबेडकर ट्रेस कर जाते हैं बैक टू द बुद्धिस्ट आइडियल ऑफ व्हाट इट्स कॉल्ड एज मैत्री, मित्रता, मैत्री। ठीक है, तो ये फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी इम्बाइब्ड है वो इनको वेस्टर्न प्लस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से निकल के इनको दिखती है। डॉक्टर अंबेडकर ना वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल नाउ टॉक अबाउट कि किस तरह से उन्होंने अपने रिपब्लिकन आइडियाज को आगे रखा। ठीक है, इन्होंने स्ट्रेस किया था अपॉन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ऑटोनॉमी क्यों जरूरत है, अब यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट दा कर सकते थे कि गांधी के जो पंचायती राज वाला स्टेट था ना, that wasn't an autonomous one, but in fact it was embedded in the Indian society। and उन्होंने क्या बोला था, ये जो आपके विलेजेस विच इज द डिन ऑफ इग्नोरेंस, कास्टिज्म, हेरार्की, ये कभी भी रिपब्लिकन आइडियाज को फुलफिल कर ही नहीं सकते। सो देयरफॉर ही सपोर्टेड अ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जहां पे जो स्टेट है वो ऑटोनॉमस है फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पैरोकियल इंटरेस्ट जो कि सोसाइटी को इरोड करते हैं, चाहे वो पेट्रियार्की हो, कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं इस तरह का रिपब्लिक, इस तरह की पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है जरूरी है अगर हमने ट्रूली डोमिनेशन एंड ऑपरेशन को हटाना है ना। विद्युत चक्रवर्ती जो है ये अंबेडकर को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अंबेडकर एक प्रोटैगनिस्ट थे ऑफ द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, जिसको इन्होंने एक इनएलिएनेबल पार्ट बनाया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, राइट, जहां पे उन्होंने
the annihilation of any form of inequality को within the political economy community ensure करने की कोशिश की, and according to बिद्यु चक्रवर्ती this is what makes him a radical Republican. अब किस तरह से वो all forms of ये जो inequality face कर रहे थे, दलित्स, लोअर कास्ट, उसको हटाने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं नंबर ऑफ स्कीम ऑफ सेफगार्ड्स जो है उन्होंने आगे रखी, which not just for the lower caste but in fact also came to be applicable to say other marginalized and vulnerable groups of people. ठीक है. So for example gender, religion, place of birth के बेसिस पे कोई distinction, कोई discrimination नहीं होगी. ये सब चीजें जो है wider societal equality को मद्देनजर रखते हुए अंबेडकर ने आगे रखी थी. Now firstly he demanded an autonomous political representation to the disadvantaged groups, इनकी presence ensure करने के लिए. तो हम देखते हैं for example हमारी legislatures में, right, हमारी वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपकी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी, जिसने 334 आर्टिकल जो है जो कि प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन पार्लियामेंट, राइट, एंड देन वी आल्सो हैव रिजर्वेशन फॉर देम इन लेजिस्लेटिव असेंबली. उसको जो है इम्बेड किया ये पूरा करने के लिए. देन अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, सो आर्टिकल 15 एंड 16 के अंडर जो दिया गया है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक्सटेंसिव सपोर्ट पॉलिसी मेजर्स मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए, ताकि इनको बेनिफिट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर मेजर्स मिल सके. सो वी सी अ नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड मेजर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग देम. सो चाहे ये प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट हो, चाहे वेरियस डेवलपमेंटल फंड्स हो फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर फॉर एजुकेशन ऑफ विमेन, फॉर माइनॉरिटीज, ये सब जो है पॉजिटिव स्पेयर्स थे, पॉजिटिव स्टेप्स थे टू एंश्योर इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी, टू एंश्योर एन इक्विटेबल रिपब्लिक. Then very importantly ये safeguards जो है were also connected to the republicanist emphasis on what civic virtues, कि सिर्फ गवर्नमेंट का काम करना जरूरी नहीं है बल्कि लोगों के अंदर भी जो है civic virtues डेवलप होने चाहिए. एंड इसके लिए उन्होंने बोला दैट परपेचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तभी अंबेडकर ने ग्रोटे का ये कॉन्सेप्ट उठा के ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये बात की थी दैट ओवर टाइम सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर एंड इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है इम्बेड करनी है. ठीक है, ये जो है उन्होंने बोला एक प्री कंडीशन है टू द मेकिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑर्डर ऑफ इंडिया. इनफैक्ट अंबेडकर जी का ये जो रेडिकल रिपब्लिकनिज्म है ये आज भी बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट. तो आप कोट कर सकते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है टाइम एंड अगेन इसकी बात सपोर्ट किया गया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो, जैसे कि हम बात कर सकते हैं नवतेज जौहर जजमेंट की, जहां पे इवन दो पब्लिक मोरालिटी ये बोला गया था तो ये तो मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है, व्हाई आर वी लिसनिंग टू देम, द वास्ट मेजॉरिटी स्टिल डजंट एग्री विद द सेंटिमेंट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी और इजंट इन सपोर्ट ऑफ LGBTQIA+ community. Supreme Court said we do not care, we adhere by constitutional morality and it is high time that the public also realizes the need to abide by the same, thereby reading down section 377 and giving rights to the LGBTQIA+ community as far as consensual relationships were concerned. Then very importantly, similarly, this idea of ensuring civic virtue as well as ensuring limited government as well as ensuring equitable liberty to one and all is also very important when we see increased violence against minorities and Dalits in the country. ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंस्टीट्यूशंस की अपनी ऑटोनॉमी बना के रखना एंड किसी कम्युनिटी के साथ ना एसोसिएट करना, ये भी आइडिया जो कि अंबेडकर जी ने रखा था, इट बिकम्स वेरी वेरी important. In fact, Chintan Chandrachud in his analysis of Dr. Ambedkar says that Dr. Ambedkar की जो एक Republican mooring थी ये हमको पता लग सकती है in also his firm belief, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला था that once the Indian Republic comes into play, now Indians must play by the rules and not resort to revolution. That is why he did not support a Marxist communist revolution, बल्कि said that the social reform, political reform, economic reform should be done via legal measures, right? The people might pressurize the state and keep it in check to ensure the same is happening, but they shouldn't resort to violent forms of revolutions against the state and trying to overthrow it. Thus,
इन द एंड व्हाट कैन वी से, वी कैन कोट क्रिस्टोफर जैफर लॉट, जो कि राइटली क्या बुलाते हैं अंबेडकर को, ही कॉल्स डॉक्टर अंबेडकर एज द क्विंटेसेंशियल लिबरल, द परफेक्ट आइडियल टाइप ऑफ लिबरल whose ideas and contributions to the making of law, to the making of constitution continue to be extremely important in guiding towards India towards becoming what, मैं बोला बहिष्कृत भारत है ना, जो कि डिस्क्रिमिनेटेड है, राइट, जो कि हमारे वल्नरेबल मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है। अब इंडिया को हमने किस तरफ लेके जाना है, वाया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हमने लेके जाना है टुवर्ड्स बिकमिंग प्रबुद्ध और इनलाइटेंड भारत, राइट। सो ऑन दिस नोट दिस आंसर कम्स टू एन एंड। आई होप आपको इसके पॉइंट समझ में आ गए होंगे, स्कॉलर्स को किस तरह से कोट करना है, इंफॉर्मेशन कैसे यूज करनी है, all of this will be helpful for you, right? In the end, just to let you know, apart from our test series, we also have our 72-day answer writing program which is going on. ये दोनों ही 2022 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, 2023 के लिए बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एक बार सिलेबस कर चुके हैं, ये दोनों के लिए जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है फॉर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। एंड दिस इज़ फॉर, इस पे पहले डिस्काउंट चल रहा था बट अब ये दिस हैज़ कम बैक टू 5,999, राइट। तो ये जो है हमारा नंबर है, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस और यू कैन विजिट sleepyclasses.com, राइट। थैंक यू, होपफुली दिस वाज अ प्रोडक्टिव सेशन। अगेन जो इसकी PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। वहाँ पे जो है और मटीरियल, PDFs, बुक्स, रिसोर्सेज भी मिलती हैं, सो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू एंड सी यू फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर।